नमस्ते। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की व्याख्याता कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर की यूनिट संख्या 4 का टॉपिक दल शिक्षण के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगी। तो आइए हम देखते हैं कि दल शिक्षण क्या होता है। दल शिक्षण का सूत्रपात इंग्लैंड में मॉनिटर पद्धति के रूप में हुआ। इसका प्रारंभ लंकास्टर व बेल ने किया। सन 1960 में ब्रिटेन में इसका उपयोग किया गया और यह बताया गया कि शिक्षार्थियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं दल शिक्षण का अर्थ। दल शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, दल और शिक्षण। दल का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति या अध्यापक। शिक्षण का मतलब होता है अधिगम हेतु उचित परिस्थितियों का निर्माण करना। अतः जहाँ पर दो या दो से अधिक अध्यापक एक दूसरे का सहयोग करते हुए शिक्षार्थियों के समूह के लिए किसी विषय विशेष का शिक्षण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दल शिक्षण कहते हैं। मतलब जहाँ पर दो या दो से अधिक अध्यापक एक दूसरे का सहयोग करते हुए शिक्षार्थियों के समूह के लिए किसी विषय विशेष का शिक्षण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दल शिक्षण कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा में पहला आता है शैलिन व ओल्ड के अनुसार। दल शिक्षण अनुदेशात्मक मतलब सूचना संगठन का वह प्रकार है जिसमें शिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कुछ छात्र सौंप दिए जाते हैं। शिक्षण प्रदान करने वालों की संख्या दो या उससे अधिक होती है। उन्हें अध्यापक का दायित्व सौंपा जाता है जो एक ही छात्र समूह को संपूर्ण विषय वस्तु का एक साथ शिक्षण करते हैं। नेक्स्ट है माइकल जे ऑप्टर के अनुसार दो या दो से अधिक कालांशों में शिक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व उन अध्यापकों पर होता है जो मिलकर एक दल का निर्माण करते हैं। आगे हम देखते हैं इसकी विशेषताएं में है कि दो या दो से अधिक अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य करते हैं। सेकंड है विषय के स्पष्टीकरण के लिए श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त, सहकारिता की भावना पर आधारित और अध्यापकों द्वारा विभिन्न विषयों का वास्तविक समन्वय सामने आता है। दो या दो से अधिक अध्यापक मैंने आपको बता दिया है। विषय के स्पष्टीकरण के लिए हमें श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करना पड़ता है और उसमें विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रों को सहयोग की भावना पर आधारित होती है और सभी विषयों का हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। अब आते हैं दल शिक्षण के प्रकार। दल शिक्षण के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, आम सभा सत्र और लघु सभा सत्र और प्रशिक्षण प्रयोगशाला सत्र। आम सभा सत्र वो होता है जिसमें शिक्षार्थियों को एक बड़े कमरे या हॉल में एकत्रित कर दल शिक्षण के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। मतलब एक बड़ा हॉल होता है, उसके अंदर सभी शिक्षार्थियों को बिठा दिया जाता है और दल शिक्षण के माध्यम से उन्हें ज्ञान दिया जाता है। लघु सभा सत्र जहाँ छोटे छोटे समूह में बांटकर दल शिक्षण के माध्यम से मार्गदर्शन देना, व्यक्तित्व संपर्क के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से और लाभ मंदबुद्धि कमजोर शिक्षार्थियों के लिए, मतलब छोटे छोटे समूह में बांटकर अलग अलग कक्षाओं में बिठाकर उन्हें व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर जहाँ पे दल शिक्षण दिया जाता है उसे हम लघु सभा सत्र कहते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रशिक्षण प्रयोगशाला सत्र, जहाँ पर शिक्षार्थियों को प्रयोग करने के लिए दिए जाते हैं। स्वयं प्रयोग करना मतलब इस पर शिक्षार्थी स्वयं प्रयोग करता है, वो भी अध्यापक उसका मार्गदर्शन करता है और फिर आगे तर्क वितर्क के माध्यम से अपने प्रयोगों को सही सिद्ध किया जाता है, जैसे भूगोल, विज्ञान और गणित। आगे आता है दल शिक्षण की कार्यप्रणाली। दल शिक्षण की कार्यप्रणाली 5 रूपों में विभाजित की गई है। दल के अध्यापकों का चुनाव, मुख्य अध्यापक का चुनाव चयन, आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और मूल्यांकन। तो पहले हम बात करते हैं दल के अध्यापकों का चुनाव। दल के अध्यापकों का चुनाव का मतलब है यहाँ पे एक पहले क्या होता है कि दलों के अध्यापकों का चुनाव किया जाता है, मतलब सभी अध्यापकों का चुनाव कर लिया जाता है। फिर मुख्य अध्यापक का चुनाव, उन्हीं में से एक मुख्य अध्यापक का चुनाव किया जाता है सेकंड वाले पॉइंट में। और जब मुख्य अध्यापक का जब चयन हो जाता है उसके बाद में उन अध्यापकों से और अध्यापकों को उनका दायित्व, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग उनका कार्य उन्हें निर्धारित कर दिया जाता है। फिर आम सभा सत्र, जैसा कि आम सभा सत्र में क्या होता है, सभी शिक्षार्थियों को एक बहुत बड़े कमरे या हॉल में एकत्रित किया जाता है और उन्हें दल शिक्षण का ज्ञान दिया जाता है। फिर लघु सभा सत्र में छोटे छोटे समूह में विभाजित करके उन्हें अलग अलग कमरों में विभाजित कर दिया जाता है और जो शिक्षार्थियों को जो भी पॉइंट होते हैं, उनके कुछ भी उन्हें डाउट होता है, कोई प्रश्न पूछना होता है, कुछ वाद विवाद करना होता है, तो वहीं जाके लघु सभा सत्र में करते हैं। मूल्यांकन कि बच्चों ने कितना अधिगम किया, शिक्षार्थियों ने कितना अधिगम किया, ये हम किसके माध्यम से पता करते हैं, मूल्यांकन के माध्यम से। अब हम बात करते हैं दल शिक्षण के सिद्धांत। समयावधि का सिद्धांत मतलब ये है कि कम महत्व के विषय को अधिक समय नहीं देना है, जो ज़्यादा अधिक महत्व के जो विषय हैं उनको अधिक समय देना होता है। अनुदेशन का स्तर, अनुदेशन मतलब सूचना, जो भी विद्यार्थियों को सूचना दे रहे हैं वो उनकी क्षमता के अनुसार हो, अनुदेशन का स्तर विद्यार्थियों के अनुसार। तीसरा आता है बालकों के अधिगम का निरीक्षण करने का सिद्धांत। निरीक्षण कैसा हो, किस प्रकार का हो, यह सब
अध्यापक को पहले से ही पता रहना चाहिए। अध्यापकों का उपयुक्त उत्तरदायित्व उनकी योग्यता, क्षमता, रुचि, उत्तरदायित्व का ध्यान रखना चाहिए। अधिगम वातावरण, अधिगम जो भी अधिगम का जो वातावरण होता है वो होता है प्रयोगशाला, पुस्तकालय में ही अधिगम का वातावरण बनता है। आगे आता है लाभ अध्यापकों के ज्ञान में वृद्धि। अध्यापकों के ज्ञान में वृद्धि में शिक्षकों को न केवल छात्रों की उपस्थिति में पढ़ाता है अपितु उन्हें अन्य अध्यापकों और कर्मचारियों की उपस्थिति में भी वह पढ़ाता है। तो उनके अध्यापकों की क्या होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। फिर दूसरा आता है मानवीय संबंधों की स्थापना। मानवीय संबंधों की स्थापना क्योंकि अध्यापक और छात्रों के मध्य क्या होता है, निकट संबंध स्थापित होते हैं। नियोजन शिक्षण संभव। जब दल के सदस्य कक्ष में शिक्षण हेतु आते हैं तो वे विभिन्न कार्यों विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण की पूरी योजना बना के आता है। मतलब जो कभी भी कोई अध्यापक जाता है तो पूरी योजना बना के जाता है कि आज उसे क्लास में कैसे पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। चौथा आता है विशिष्टीकृत अनुदेशन संभव। विभिन्न विषयों तथा कार्यों के लिए विशिष्ट अध्यापकों तथा व्यक्ति दल का गठन करते हैं और ये विशिष्ट व्यक्ति अपने अपने विषयों से संबंधित विशिष्ट अनुदेशन प्राप्त करते हैं। वार्ताओं के लिए अवसर, अध्यापकों को और छात्रों को उपयोगी बात करने का अवसर मिलता है। अनुशासन में वृद्धि होती है। जहाँ पे 2-3 अध्यापक एक साथ बैठते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपके अनुशासन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं दल शिक्षण की सीमाएं क्या है। दल शिक्षण की सीमाओं में पहला हमारा आता है अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता। बिल्कुल हमें अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, बड़ा हॉल हमें व्यवस्थित करना पड़ता है इत्यादि। समन्वय स्थापना में कठिनाई। समन्वय स्थापना में तीव्र व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण अनेक बार दल संयोजक को विभिन्न अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के कार्य में समन्वय करने में कठिनाई आती है। आर्थिक भार भी बढ़ता है। स्वतंत्र शिक्षण का हनन। कुछ ऐसे सफल अध्यापक होते हैं जो अकेले बहुत ही प्रभावी शिक्षण अपने छात्रों को प्रदान करते हैं। तो दल शिक्षण ऐसे सफल अध्यापक को निराश करता है क्योंकि यहाँ वे सफल शिक्षण का श्रेय स्वयं नहीं ले पाते। सहयोग की भावना अनिवार्य होती है इसके अंदर। और फिर आता है सुझाव। छात्रों की संख्या कक्ष के अनुपात में हो। अध्यापक को अपने विषय में दक्ष होना चाहिए। अध्यापकों की संख्या निश्चित हो, मतलब 3 या 4 से ज़्यादा अध्यापक नहीं होने चाहिए। आवश्यक सामग्री का पूर्व में चयन कर लेना चाहिए जिसका अनुकूलन समय पर उपयोग कर सके। मतलब आवश्यक सामग्री है उसका पूर्व में ही अपन को क्या करने लेना चाहिए, चयन कर लेना चाहिए कि ये समय पर हम उसका उपयोग कर सकें।